नड्डा जी का स्वागत है। नड्डा जी को जय श्री राम। त्रिलोक जी को जय श्री राम। बीजेपी जिंदाबाद। भारत माता की। भारत माता की। यहाँ पर आज स्वागत है भाई, स्वागत है। पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। स्वागत है भाई, स्वागत है। तो लगातार नड्डा जी यहाँ पहुँच चुके हैं। नड्डा जी को जय श्री आप राम। देख सकते हैं कि यहाँ पर नड्डा जी का स्वागत यहाँ पे किया जा रहा है। जय श्री राम। बीजेपी जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है। नड्डा जी यहाँ पहुँच चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर पहुंचे हैं और आज भाजपा के प्रत्याशी सदर विधानसभा क्षेत्र से त्रिलोक जम्वाल के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में लोग यहाँ पे एकत्रित हैं उनके स्वागत के लिए। लोगों में भारी उत्साह है। काफी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के माध्यम से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। बिलासपुर का कंदरौर कस्बा है ये कंदरौर, जहाँ पे नड्डा जी पहुंचे हैं। का भव्य स्वागत है कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। काफी जोश यहाँ पे देखा जा रहा है। चुनाव की बेला है और आज नड्डा जी यहाँ पहुंचे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है जो मंच के आसपास खड़े और ये सभी कार्यकर्ता
पंजाब के CTV के माध्यम से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम। बोलो भारत माता की। नड्डा जी को जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम। द्रोण जी को जय श्री राम। हमारे बीच में इस सभा में अपना पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्राध्यक्ष और हमारे बिलासपुर के हिमाचल प्रदेश के महासपूत परम श्रद्धेय जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है अपने अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों के साथ माननीय नड्डा जी का स्वागत करें। भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है। नड्डा जी को जय श्री राम। नीचे तो खड़ो, उस तरफ हो जाओ यार। मंचा से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी सदर चुनाव क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रत्याशी भाई त्रिलोक जम्बाल जी हमारे बीच में मंचा से भारतीय जनता पार्टी जिला के सम्मानीय अध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर सांख्यान जी हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में मंडल के अध्यक्ष रहे परम श्रद्धेय सिंधुराम जी रामलाल ठाकुर जी श्री कुलदीप ठाकुर जी हमारी जिला की भाजपा की उपाध्यक्षा बहन मीना कौशल जी महिला मोर्चा की हमारी जिला की सम्मानीय अध्यक्षा बहन भुवनेश्वरी जी इस ग्राम केंद्र के अध्यक्ष सदाराम जी भाई राजकुमार जी सोनू राम जी लेखराम जी उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता मित्रों मेरी माताएं बहनें बुजुर्गों मेरे नौजवान साथियों सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी सदर मंडल की तरफ से और आप सबकी तरफ से हमारे प्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हमारे बीच में हम सबको अपना आशीर्वचन देने आए हैं। मैं पुनः मंडल की तरफ से आप सबकी तरफ से माननीय नड्डा जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। भाइयों बहनों चुनावी मेला है, कार्यक्रम बहुत ज्यादा है। मैं सबसे पहले अतिथि देवो भव की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा भाई त्रिलोक जम्बाल जी से कि आज हमारे बीच में आए हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को टोपी पहनाकर और शॉल भेंट करके सम्मानित करें। भाई त्रिलोक जम्बाल जी साथ में हमारे जिला के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर सांख्यान जी रहेंगे। भारत माता की। नड्डा जी को जय श्री राम। बीजेपी जिंदाबाद। भारत माता की। नड्डा जी को जय श्री राम। स्वराज जी को जय श्री राम। जेपी नड्डा जिंदाबाद। मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा स्थानीय कार्यकर्ताओं से कैप्टन सिंधुराम जी, लेखराम जी, सोन सिंह जी, राकेश जी, सदराम जी से कि वो भी माननीय नड्डा जी को सम्मानित करने मंच पर जल्दी से आए। पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ से कर्नल रुपेंद्र जी, जुगेंद्र जी भी तैयार रहे। भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है। नड्डा जी को जय श्री राम। बीजेपी जिंदाबाद। त्रिलोक भाई जिंदाबाद। धन्यवाद जी। मेरा पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के जिला के संयोजक कर्नल अनुरोध है कि वो आए जल्दी से और माननीय नड्डा जी का सम्मान करें। यहाँ पर अब नड्डा जी के सम्मान में सम्मान समारोह का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न संगठनों के द्वारा नड्डा जी का स्वागत किया जा रहा है, छोल भेंट की जा रही है। हमारे पूर्व सैनिक की तरफ से सम्मानित करते हुए
आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सैनिकों का भाजपा के प्रति अथाह प्रेम के लिए सभी पूर्व सैनिकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आग्रह रहेगा भाई हेमंत शर्मा जी से, केमिस्ट एसोसिएशन से, कि वो जल्दी से मंच पर आया और नेताजी को सम्मानित करें। भारत माता की, नेताजी को जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है। नेताजी को जय श्री राम। आप सबके इस प्यार रखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सम्मानीय राष्ट्राध्यक्ष जी हमारे बीच में आए हैं। मैं एक बार पुनः आपका इस क्रांति वीरों की धरती पर और आपकी इस कर्म भूमि कदरौर में आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। भारत माता की, नेताजी को जय श्री राम। धन्यवाद हेमंत भाई। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ मैं आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी के हमारे सदर विधानसभा क्षेत्र के युवा प्रत्याशी और ऐसे कुशल संगठक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश में आगे बढ़ाने का काम किया है और माननीय नड्डा जी के उस दरबार के ऐसे रत्न जिन्होंने समय समय पर पार्टी द्वारा दी गई विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आज सदर विधानसभा क्षेत्र की सेवा करने का जो संकल्प लिया है, मैं उनसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और आप सबका आशीर्वाद लें। भाई त्रिलोक जम्वाल जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज की इस चुनावी जनसभा में मुझे आशीर्वाद देने के लिए मंच पर उपस्थित इसी देवभूमि के सपूत और भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, इसी जिला के हमारे सम्माननीय जिलाध्यक्ष बड़े भाई स्वतंत्र संख्यान जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में रहे प्रदेशाध्यक्ष, 3 बार सांसद, ऐसे हमारे माननीय सुरेश इंदेल जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में रहे मंडलाध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ नेता सम्माननीय कैप्टन जिंदूराम जी, मंच पर उपस्थित इस जिला के सम्माननीय जिला महामंत्री भाई आशीष ढिल्लों जी, पार्टी के हमारी जिला की उपाध्यक्षा बड़ी बहन नीना कौशल जी, पार्टी के पूर्व में रहे हमारे मंडलाध्यक्ष माननीय रामलाल जी, कुलदीप ठाकुर जी, हमारे इस ग्राम केंद्र के प्रमुख भाषाराम जी, बलवंत चंदेल जी, पूर्व बीडीसी के सदस्य भाई भंडारी राम जी, पूर्व उप प्रधान पुरुषोत्तम जी, यहाँ के हमारे वरिष्ठ नेता सोन सिंह जी, लेखराम जी, इस पंचायत के सम्मानीय उप प्रधान मेरे छोटे भाई राकेश जी, सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित मेरी माताओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो सम्माननीय नड्डा जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो मुझे आशीर्वाद देने के लिए दिल्ली से चलकर यहां पहुंचे हैं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने
मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को बिलासपुर सदर से अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, परम श्रद्धेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे मार्गदर्शक श्री जेपी नड्डा जी का, हिमाचल प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का, केंद्रीय मंत्री बड़े भाई अनुराग ठाकुर जी का, सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी का और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जब पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया तो एक दिन के अंतराल के बीच में आप हजारों की संख्या में मेरे नामांकन में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। उसके लिए मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा, धन्यवाद रहूंगा। भाइयों बहनों, मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को जिसकी सारी पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूल से हुई, मैंने अपनी +2 की पढ़ाई बॉयज स्कूल बिलासपुर से की, मैंने बीकॉम डिग्री कॉलेज बिलासपुर से की, उसके बाद मैंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से अपनी एमकॉम की पढ़ाई पूर्ण करने के उपरांत लॉ की पढ़ाई की। मैंने लंबा समय हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी की। भाइयों बहनों, मेरे पास पार्टी के विभिन्न जिम्मेवारियां रही। मुझे वो दिन याद है जब सदाराम ठाकुर जी 1990 में यहां से भारतीय जनता के पार्टी के प्रत्याशी थे, तो उनके भतीजे विक्रम जी मेरे साथ पढ़ते थे। ऐसी कोई दीवार नहीं होगी, ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां हमने पोस्टर नहीं लगाया हो। 1993 में जब परम श्रद्धेय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने बिलासपुर से चुनाव लड़ने के लिए आए, चुनाव लड़ा, तो मैं बीकॉम 1 में पढ़ता था। भाइयों बहनों, 1993 से लेकर तब हम 1993 में भी वॉल राइटिंग करते थे। कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके ऊपर स्टिक नहीं लगाया होगा, कोई ऐसी दीवार नहीं होगी जिसके ऊपर पोस्टर नहीं लगाया होगा, और कोई ऐसी बड़ी दीवार नहीं होगी जिसके ऊपर पहले चुनना करते थे और बाद में लिखते थे, करेगा बिलासपुर का विकास आपका अपना जगत प्रकाश। जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 1993 से लेके मैंने नड्डा जी के मार्गदर्शन में, इनके सानिध्य में, पार्टी के मार्गदर्शन में, मूल संगठन में लंबा समय तक काम किया, विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। और बाद मुझे पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, मैं 8 साल तक भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का सचिव रहा, 8 साल तक। उसके बाद पार्टी ने मुझे महामंत्री की जिम्मेवारी दी, और 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री जी के सलाहकार के रूप में आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के विशेष आशीर्वाद से मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाइयों और बहनों, जब मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैंने रात दिन जो कार्य मुझे दिया गया उसको निर्वहन करने का पूरा प्रयास किया। इतना ही नहीं, मेरे बिलासपुर से कोई भी व्यक्ति, जो बिलासपुर से कोई भी आदमी आ, वहां बिलासपुर नहीं, पूरे बिलासपुर से करने पूरे हिमाचल प्रदेश से कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी व्यक्ति अगर मेरे कार्यालय में आता था तो मैंने कभी नहीं पूछा कि आप कहां के रहने वाले हैं, मैंने कभी नहीं पूछा कि आप किस विचार के हैं, मैंने कभी नहीं पूछा कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। मैंने ये पूछा कि आप आए हैं तो आप बताइए कि आपका काम क्या है। मैंने इतना ही पूछा कि सरकार का धर्म समाज की सेवा है, आप बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। और जो भी आया, भाई और बहनों, मैंने कभी भी कॉपी पेंसिल का मैं कम ही उपयोग करता था। मैंने जो भी आया टेलीफोन के माध्यम से वही उसका काम करने का प्रयास किया।
5 सालों तक ये काम किया। इतना ही नहीं, चाहे किसने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा उसको जवाब दिया, जिसने टेलीफोन के माध्यम से काम बताया उसको टेलीफोन के माध्यम से काम करके जवाब दिया। और जब कोई कार्यालय में आ गया, कभी भी मैंने 100% कोशिश की कि ये व्यक्ति आया है, इसका काम इसके सामने ही हो जाना चाहिए। साथ ही साथ मेरे पास जो सरकारी जिम्मेवारी थी, जो आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे सेवक बनने का मौका मिला था, जो भी प्रदेश सरकार की योजनाएं, जो भी प्रदेश सरकार में योजनाएं बनती थी, उसमें थोड़ा सा सहयोग, थोड़ा सा योगदान मेरा भी। जब मैं ये बात कर रहा हूं तो भाइयों बहनों, आपको ध्यान होगा कि पहले कांग्रेस के समय में जो बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी वो 80 वर्ष से ऊपर मिलती थी, और उसमें 30-40 हजार लोगों को मिलती थी। लेकिन जब हमारी सरकार आई तो हमने पहले इसको 70 किया, उसके बाद 60 किया। 60 से ऊपर प्रत्येक बुजुर्ग को पेंशन मिले, ये हमारी सरकार ने अपना धर्म निभाया। इतना ही नहीं, माताओं बहनों के लिए, अपने समाज के लिए, हिमाचल प्रदेश में दूर दराज जो देवतुल्य आप जैसे लोग बैठे हैं, उनके लिए अगर बीमार हो जाए तो 5 लाख का एक कार्ड भी आपको दिया है कि नहीं दिया? हिम केयर और आयुष्मान के माध्यम से। इतना ही नहीं, माता बहनों के लिए जो रसोई में चूल्हे के पास बैठकर अनेकों प्रकार के कष्ट सहती थी, जिनकी आंखें खराब होती, लंग्स खराब होते थे, प्रदेश सरकार ने उन सब के लिए फ्री में गैस दिया। बिजली का आपका बिल 125 यूनिट तक जीरो आएगा, ये सुनिश्चित किया। माताओं बहनों के लिए बसों में जहां किराया 50% दिया, वहां पीने के पानी का गांव में कोई बिल ना लगे, इस चीज को सुनिश्चित किया। भाई बहन, जितनी स्कीमें हैं, मैंने बिल्कुल कम, क्योंकि हम सब ने सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना है, जितनी स्कीमें प्रदेश में बनी उसमें थोड़ा सा योगदान सलाह के रूप में मेरे पास है। सलाहकार की भूमिका में मुझे काम करने का ये सौभाग्य आप लोगों के माध्यम से मिला। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, बिलासपुर आज दुनिया के मानचित्र में है, बिलासपुर आज देश के मानचित्र में है, बिलासपुर आज प्रदेश के मानचित्र पे है। जब मैं दुनिया की बात कर रहा हूं तो जब प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं तो पता लगता है कि किस विचार की पार्टी है, कौन व्यक्ति आ रहा है, तो पता लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानती है, जो जन सेवा को सर्वोपरि मानती है, उसके नेता है। और उसके प्रमुख कौन है? हम सबके चहेता, इसी विधानसभा से जिन्होंने 3 बार प्रतिनिधित्व किया है, ऐसे हमारे जगत प्रकाश न जाता है, इनका नाम आता है। जब हम देश में बात करते हैं तो कहीं भी, जब हम दिल्ली में जाते हैं, कहीं और जाते हैं, पूछते हैं कि आप कहां से आए हैं, तो हम कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश से आए हैं, तो बाकी कुछ नहीं पूछते कि अच्छा नड्डा जी के वहां से आए हैं, नड्डा जी के घर से आए हैं। तो इतना बड़ा मान सम्मान। भाइयों बहनों, इसलिए मैंने कहा कि जो एम्स जैसा इंस्टीट्यूट हमारे बिलासपुर में है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे बिलासपुर में बनकर तैयार हो गया, 4 लेन बिलासपुर में, यहां पुरो से लेकर चंडीगढ़ तक 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 35 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट में आप चंडीगढ़ पहुंच। रेलवे बिलासपुर पहुंच रही है, अगले 3 सालों में रेल बिलासपुर में होगी, पटरी का काम शुरू हो गया, मंदिरों को ऊपर लाने का काम शुरू हो गया, कंपनियां आ गई। मैं सिर्फ इसमें गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन भाइयों बहनों, जितने ये बड़े प्रोजेक्ट सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय नड्डा जी बिलासपुर को लेके आए हैं, इनके आशीर्वाद से, इनके मार्गदर्शन में, इनके प्रयत्नों से ही ये सब कुछ संभव हो पाया था। मैंने पहले कहा था कि हम 93 में लिखते थे, 93 से लिखा है कि करेगा बिलासपुर का विकास आपका अपना जगत प्रकाश, बहुत ज्यादा समझ नहीं आती, लेकिन अब समझ आई जब ये सारे प्रोजेक्ट जमीन पर बन गए। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि इन सारे प्रोजेक्टों में एनओसीज को क्लियर कराना, सरकार की जितनी फॉर्मेलिटियां हैं उनसे क्लियर कराना, ये जिम्मेदारी भी सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, सम्मानीय सरकार ने मुझे दी। भाई और बहनों, इतने बड़े प्रोजेक्ट, इतने सारी हमारी सरकार की योजना, इतना बड़ा विकास इस बिलासपुर में हुआ है। हमारा बिलासपुर इतने बड़े विकास के साथ प्रदेश के मानचित्र पे है और आने वाले टाइम में ये जब सारे प्रोजेक्ट जमीन पे आ जाएंगे तो देश के मानचित्र पे होगा। मैं आपसे अपील करने आया हूं, वोट मांगने आया हूं, और मैंने पहले भी कहा था कि जब मैं अपने कार्यालय में कार्यकर्ताओं से बात करता था, जो भी जनता जनार्दन आती थी, तो मैं कहता था कि मेरे से सीधी बात रखना, दाएं बाएं से नहीं, जो आए वो सीधा आए, जो आए मेरे फोन पे बात करे, और जो जिसका मैं काम करता था उससे भी सीधी बात करूंगा। भाई और बहनों, मैं आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं, आपका सहयोग मांगने आया हूं, आपका बेटा, आपका सेवक के रूप में मैंने 5 साल जो मैं कर पाया वो मैंने किया है। आगे जो भी बिलासपुर में विकास की गंगा नड्डा जी ने आगे बढ़ाई है, भाई सुभाष ठाकुर जी ने जिसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, नड्डा जी के आशीर्वाद से, नड्डा जी के मार्गदर्शन में भाई सुभाष ठाकुर जी ने जो कार्य आगे बढ़ाए हैं, उन सभी कार्यों को और गति देने का काम, ये सारे कार्य को और गति देने का काम मेरा है। क्योंकि पहले मेरे पास प्रदेश की जिम्मेदारी थी, अब मेरे पास बिलासपुर सदर विधानसभा की जिम्मेदारी है। मैं 24 घंटे 365 दिन आप लोगों के बीच में मिलूंगा, आप लोगों के घर द्वार मिलूंगा, और पूरा प्रयास करूंगा कि जो मान सम्मान परम श्रद्धेय नड्डा जी ने इस बिलासपुर सदर विधानसभा को हम सबको दी है, हम सदर विधानसभा के सभी लोगों को दी है, बिलासपुर के लोगों को दी है, मैं उसमें कमी नहीं आने दूंगा। मैं नड्डा जी की बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन इनके बताए मार्ग पर आगे चलने का जरूर प्रयास करूंगा। भाई और बहनों, आज मैं वोट मांगने आया हूं, वोट मांगने आया हूं, एक अपील करने आया हूं, एक निवेदन करने आया हूं, और साथ ही साथ इतना बड़ा विकास बिलासपुर में हो रहा है, इतनी बड़ी योजनाएं बिलासपुर में चल रही हैं, लेकिन एक खून, एक दिमाग मेरे बिलासपुर में लग गई है। वो दिमाग क्या है? वो दिमाग क्या है? चिट्टे के रूप में एक दिमाग इस बिलासपुर में लग गई है। चिट्टे को बिलासपुर में लेके कौन आया? किसके संरक्षण में चिट्टा बिलासपुर में बढ़ा? किसके संरक्षण में, किन नेताओं की गाड़ियों से चिट्टा पकड़ा गया? भाई और बहनों, जब चिट्टा किसी परिवार में आ जाता है, चिट्टा किसी घर में आ जाता है, जब चिट्टा किसी के आंगन में पहुंच जाता है, आने वाले टाइम में आजकल हम देखते हैं समाज में एक बच्चा है कि नहीं है? 1-2 बच्चे हैं। एक बच्चा अगर चिट्टे की चपेट में आ गया, गलती से एक बच्चा चिट्टे की चपेट में आ गया, तो वो वंश समाप्त हो जाता है। मैं गलत बोल रहा हूं या ठीक बोल रहा हूं? तो भाई और बहनों, 12 नवंबर तक आप बिलासपुर सदर को संभाल के रखिए। 12 के बाद इन चिट्टे वालों का इलाज करने की जिम्मेदारी मेरे पास है। मैं इस मंच के माध्यम से आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चिट्टे वाला जो भी सप्लायर होगा उसको बिलासपुर की धरती पे पन बने नहीं दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और गलती से अगर कोई युवा हमारा चला गया है, कोई युवा हमारा भाई कहीं किसी परिवार का गलती से इस उसमें चला गया है, उसकी जिम्मेवारी उसको मेन स्ट्रीम में लाना, सप्लायर को छोड़ेंगे नहीं। अगर कोई बच्चा गलती से चला गया है, कुछ इसमें हो गया, तो उसका रिहेबिलिटेशन में उसका इलाज कराने की जिम्मेवारी भी हमारी है। भाई और बहनों, विकास भी हुआ, बाकी सारी चीजें हुई, लेकिन मैं तो आपसे वोट मांगने आया हूं, अपील करने आया हूं अभी कि 12 नवंबर तक तुम्हें बिलासपुर संभाले रखो।
12 नवंबर तक तुम्हें बिलासपुर संभाले रखो। 12 नवंबर के बाद बिलासपुर को संभालने की जिम्मेवारी पूरे तरीके से 100% तरीके से मेरी होगी। जो बिलासपुर की छोटी मोटी समस्याएं, चाहे रास्ते की है, सड़क की है, पानी की है, बिजली की है, इन सारी समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेवारी भी मेरी होगी। मैं आपके बीच में आऊंगा, जो जो आपकी समस्याएं होंगी उन सब का निवारण करने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन 12 तक संभाले में रखे हो। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, अरदास कर रहा हूं, क्योंकि ये मैंने बड़े चुनाव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार, पार्टी के आदेशानुसार जहां पार्टी ने भेजा, चाहे जम्मू भेजे, राजस्थान भेजे, उत्तर प्रदेश भेजे, वेस्ट बंगाल भेजे, तिथि काम बहुत किया। पार्टी की चुनाव लड़ाई से भी बड़ा काम किया। लगभग 30-32 साल संगठन में काम करने के बाद ये पार्टी ने मुझे टिकट दिया। लेकिन मैं चुनाव बहुत लड़ा है, लेकिन लड़ने पहली बार आया, लड़ने में मौका पहली बार मिला। तो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ी में विनती करा, दोनों हाथ जोड़ के अरदास करता हूं कि मैं समय बहुत कम है, मैं सारी जगह नहीं पहुंच सकता। कोशिश कर रहा हूं हर गांव में सब लोगों से मिलने की, प्रयास कर रहा हूं सारे इलाके को कवर करने की, लेकिन समय कम है। मेरी तो एक ही अरदास, एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही सबमिशन है कि 12 तारीख तक तुम्हें त्रिलोक जम्वाल बनी नहीं। हर घर, हर दरवाजे पे मेरी तरफ से आप रिक्वेस्ट करें, मेरे लिए आशीर्वाद मांगे, और 12 तारीख के बाद मैं पूरे इलाके में प्रयास करूंगा कि हर घर में, हर दरवाजे पे आने का प्रयास करूंगा, आशीर्वाद लेने का प्रयास करूंगा। भाइयों बहनों, हम सब ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनना है, नड्डा जी को सुनना है। आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई त्रिलोक जी। आज हम सब अपने सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। मुझे वो दिन याद है, मैं जब युवा मोर्चा का अध्यक्ष हुआ करता था, माननीय नड्डा जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ। और नड्डा जी कहते थे कि जब बेटा घर से बाहर जाता है तो घर के लिए कुछ न कुछ कमा के लाता है। नड्डा जी, आपने जो बाहर कमाया और यहाँ पे जो चीजें लाई, चाहे हाइड्रोजन कॉलेज है, चाहे 4 लेन है, चाहे मंदिरों को ऊपर उठाने वाला प्रोजेक्ट है, आपकी रेलवे लाइन है, इसके लिए सदन की जनता सदैव आपकी ऋणी रहेगी। मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय नड्डा जी। आज के इस जनसभा में और चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र सांख्यान जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी और मेरे छोटे भाई श्री त्रिलोक जम्वाल जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी जिनके साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे पूर्व सांसद, पूर्व अध्यक्ष श्री सुरेश चंदेल जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष हंसराज ठाकुर जी, जिला की उपाध्यक्षा श्रीमती नीना कौशल जी, जिला महिला मोर्चा की अध्यक्षा भुवनेश्वरी रूपा जी, हमारे कृष्णलाल चंदेल जी एससी मोर्चा के अध्यक्ष, हमारे कर्नल भूपेंद्र जी जिला संयोजक सैनिक प्रकोष्ठ, पूर्व मंडल अध्यक्ष कैप्टन जिंदूराम जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामलाल जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष कुलदीप ठाकुर जी, पंचायत के उप प्रधान श्री राकेश जी, हमारे ग्राम केंद्र प्रमुख सदाराम ठाकुर जी, बलवंत चंदेल जी, भंडारी साथी और मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। सबसे पहले तो मैं यहाँ आया हूं तो नार सिंह बजिए को
नमन करते हुए, श्री नैना देवी माता को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मैं जब खंडरौर में आया तो बैठा बैठा मैं सोच रहा था कि इस जगह से मेरा संबंध कुछ विशेष है और मेरे जीवन में, सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक दृष्टि से आने का मौका कि कर्म भूमि की गंगोत्री खंडरौर ही है, जहां मुझे आज से 36 साल पहले लेखराम जी लेकर के आए थे। उस समय हमारे ओम प्रकाश जी प्रधान होते थे, जीतराम जी कार्यकर्ता होते थे, बलवंत जी होते थे। सब लोगों ने मिलकर के उस समय एक खंडरौर के आंदोलन में मुझे काम करने का मौका मिला। मैं याद कर रहा था, प्रकाश जी के उन दिनों माता जी जिंदा थी और पिताजी भी जिंदा थे, तो वो हमको हमारी चिंता भी करते थे और आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित भी हम सब लोग करते थे। शुभकर जी की दुकान में दिन में 10-10 बार चाय पीना, आंदोलन को चलाना। तो इसलिए खंडरौर के साथ बहुत पुरानी यादें, 36 साल पुरानी यादों को मैं ताजा कर रहा हूं और आप लोगों ने जो साथ दिया वो कभी भूल नहीं सकता और उसी को लेकर के आगे चलने का हमने प्रयास किया। मित्रों, आज चुनाव की बेला है। त्रिलोक जम्वाल जी ने आपके सामने सारी बातें बहुत तफसील से रखी हैं और बहुत तरीके से उन्होंने सारी बातों को रखा। मैंने कई चुनाव लड़े, आप लोगों ने एक बार नहीं बारंबार मुझे आशीर्वाद दिया, आपने मुझे बहुत बड़ा बनाया और इसलिए आपका ऋण मैं कभी चुका नहीं सकता। आपका प्यार मैं कभी, जिसे मैं संजो के रखता हूं, उसे बारंबार याद करके ताकत प्रदान होती है, जिसको लेकर के मैं जनता की सेवा में जुटता हूं। मैं बैठा बैठा ये भी सोच रहा था कि चुनाव के जब मौके आते हैं तो बहुत सी बातें भ्रमित करने के लिए लोग कहने का, रचने का प्रयास करते हैं। मैं जब पहली बार आया तो बोला इतना पागला, ये तो है ही नहीं, किसी मिलना, किसी तोड़ना, दिल्ली जाना, यहां तक कह दिया कि इसका तो घर ही नहीं है। वो भी हमने देखा, वो भी दौर देखा। आप लोगों ने जनता को समझाया कि यहीं का है, जगत प्रकाश यहीं रहेगा, यहीं काम करेगा। फिर कहने लगे ये पारला है, वारला चाहिए। अब ये सतलज भी भारत पाकिस्तान का बॉर्डर जैसे बने, वो भी हमने दौर देखा, वो भी हमने सुना, वो भी हमने समझा। फिर कहने लगे कि गांव कौन जानता, गांव किसी जाना, किसी चल रही होना इससे। मैंने कहा एक बार मौका दो, तुम सबसे ज्यादा तेज चलूंगा और पूरी पहाड़ी नाप दूंगा, ये भी जानना। तो आपने हमको आशीर्वाद दिया। फिर मैंने पहाड़ियां चढ़ी, देखी, घूमी फिरी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब चुनाव आता है तो भ्रम जाल फैलाया जाता है और कई बार हम इस भ्रम जाल में फंस सकते हैं और इस भ्रम जाल के कारण जो मूल मुद्दा है उससे हम भटक जाते हैं। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। देखो, बहुत मुश्किल से लक्ष्मी जी को मना के और दुर्गा जी की तपस्या करके पूरी ताकत बिलासपुर लेके आया हूं। आसान काम नहीं होता। ये आप अगर सोचते हो कि ऐसे ही आ जाता है, ऐसे ही हो जाता है, ऐसे नहीं होता। 70 साल गुजर गए आजाद, 75 साल गुजर गए आजादी की। आपने भी देखा, हमने भी देखा। कौन पूछता था हमें? किस भाव डालते थे हमारी कीमत? यहां प्रधानमंत्री उस समय पॉलिटिकल टूरिज्म में आया करते थे। गर्मी का मौसम आया तो आ गए, कभी यहां की चिंता नहीं की, कभी यहां के बारे में सोचा नहीं। और आप और हम
प्रधानमंत्री के बारे में कहते थे कि जब प्रधानमंत्री आए थे, यानी एक ऐसा ओकेजन हो जाता था जैसे प्रधानमंत्री कभी आए हों। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी हर प्रकार पर आपके बीच में रहते हैं और आपके साथ खड़े रहते हैं। इसलिए मित्रों, मिट्टी अगर अपना हक अदा नहीं करती तो फल कितने भी लगे हो पौधा सूख जाता है। मिट्टी को अपना हक अदा करना पड़ेगा। और 12 तारीख वो समय है जब मिट्टी अपना हक अदा करेगी। और इसलिए मैं आपको निवेदन करने आया हूं। बहुत छोटी छोटी घटनाएं होती हैं लेकिन उसको समझने की जरूरत होती है। मैं कई बार लोगों को बोलता हूं कि भैया ये 130 करोड़ का देश 2 साल पहले कोरोना में लॉकडाउन लग गया, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी आ गई। आज अमेरिका खड़ा नहीं हो पा रहा है, आज यूरोप खड़ा नहीं हो पा रहा है, आज जर्मनी खड़ा नहीं हो पा रहा है, आज इंग्लैंड नहीं खड़ा हो पा रहा है। प्रधानमंत्री 6 हफ्ते में बदल रहे हैं और यहां मोदी जी के नेतृत्व में 130 करोड़ का देश 2 साल के बाद फिर से अपने पांव पर खड़ा होकर क्या करें। और ये आत्मनिर्भर भारत कितनी बड़ी पहचान। मैं कई बार लोगों को कहता हूं, देखो मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा, मैंने बताया टेटनस की दवा भारत में आने में 25 साल लग गए, ट्यूबरक्लोसिस की दवा भारत में आने में 28 साल लग गए, जापानी बुखार की दवा आने में भारत में 100 साल लग गए। 1906 में जापान में बन चुका था, 2006 में भारत में पहुंचा। पोलियो की दवा को भारत में आने में 30 साल लग गए। हम मानते थे जब दुनिया के पास ये दवा आ जाती थी तो बोलते चलो भारत को भी दे दो, चलो भारत को भी दे दो। और तब हम कहते थे पल्स प्रोग्राम, ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम, वो प्रोग्राम, और हम उसको पूरा करते थे। यहां जनवरी 2020 को, जनवरी के 20 तारीख को पहला केस कोरोना का आया। अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2-2 वैक्सीन भारत ने दे दी। ये आत्मनिर्भर भारत है। अभी तक अमेरिका में सबको वैक्सीन नहीं लगी है और भारत में 219 करोड़ डोज, डबल डोज विद बूस्टर लगा करके मास्क हमारे से उतर चुका है और हम खड़े हो गए हैं। ये स्वास्थ्य का कवच मोदी जी, ये आत्मनिर्भर भारत, इसको हमको समझना पड़ेगा। आज कितना अंतर आ गया। आपको मालूम है हमने वैक्सीन मैत्री में 100 देशों को वैक्सीन पहुंचा दी है, 48 देशों को 2.5 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में दे दी है। भारत लेने वाला नहीं, अब देने वाला भारत बन गया। इसको भी हमको याद रखना। ये जो आपके मोबाइल में चिप लगा होता है ना, इस मोबाइल के चिप का हम मेकर हो गए हैं, बायर नहीं है। अभी हम बनाते हैं और दुनिया को देते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हो गया भारत मोबाइल में। घर घर जो आप लोग मोबाइल लेकर के, हर व्यक्ति अपना मोबाइल लेकर के चलता है, वो मोबाइल दुनिया में नंबर 2 पर हम खड़े हो गए। इस्पात, स्टील में हम दूसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए। आपने देखा हम डिफेंस का सामान खरीदते थे, आज डिफेंस में हम सामान बेच रहे हैं, दे रहे हैं, दुनिया को दे रहे हैं और 6 गुना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, 6 गुना हमारा एक्सपोर्ट। और ये 2 साल के कोरोना के बीच में हुआ, ये हमको समझना चाहिए। आपको जानकर के खुशी होगी कि अब भारत एरोप्लेन बनाने वाला है, भारत बनाने वाला है मोदी जी के लिए। अगर हम किसानों की बात करें तो किसान के सिंचाई योजना के लिए 93,000 करोड़ रुपए रखा, 93,000। अगर हम किसानों की बात करें तो हर 3 महीने पर 11 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए प्रधानमंत्री पहुंचा रहे हैं और उसके किसान को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मित्रों, एग्रीकल्चर का बजट 2014 में 27,000 करोड़ था। आज एग्रीकल्चर का साल का बजट 1,24,000। ये अंतर, और ये किसानों के लिए मैं बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को बताइए राशन पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया?
पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? ये काम करके गरीब जनता को अति गरीबी से भारत निकल गया। ये हम नहीं कह रहे, दुनिया के लोग कह रहे हैं कि भारत में अति गरीबी समाप्त हो गई, क्योंकि मोदी जी ने हर व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर दिया और कोई भूखा न सोए इसका इंतजाम। इसलिए मित्रों, अगर मैं राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करूं तो हिमाचल से ज्यादा कौन जानता है। वीर भूमि रही है, कर्म भूमि रही है, हर परिवार से कोई न कोई फौजी बेटा है। आप बताइए, पहले जब कोई बॉर्डर पर अटैक होता था तो क्या होता था? अगर पुंछ में हुआ तो एक चिट्ठी जाती थी नगरोटा वाला लिख करके भेजता था उसको चंडी मंदिर वाला लिख करके भेजता था दिल्ली, और दिल्ली बोलती थी इंतजार कर। यहां हमारे बैठे हैं फौजी भाई, आप सबको पता हो, हमारे रुपेंद्र जी बैठे हैं, उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि किस तरीके से काम होता है। आज मोदी जी के आने के बाद साफ कह दिया गया है, इत्तला बाद में देना, दुश्मन को पहले मार के आना, इस तरीके की ये अंतर आ गया। इसको हमको समझना होगा, जानना होगा। उसी तरीके से अगर हम बताएं तो कभी किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा था कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और तीसरे दिन पाकिस्तान की जो सेंटर चल रहे थे टेररिस्टों के ट्रेनिंग के, सारे ध्वस्त कर दिए और ऐसी चोट मारी कि पाकिस्तान में नहीं बोल पाया कि यह चोट लगी, बोला हमारे तो सही नहीं, हम तो जानते नहीं, हम तो जानते नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस देश की सुरक्षा के लिए सब स्पष्ट कर दिया। बहुत अंतर आ गया। अभी यूक्रेन में मेरे यहां से भी शायद 400 से ज्यादा बच्चे थे, कुल मिलाकर के 32,000 बच्चे। ये 32,000 बच्चों को लाना था। प्रधानमंत्री ने फोन किया, मुझे बताया कि जो ये बच्चे हैं इनके एड्रेसेस नोट करो और घरों में इनके आदमी को, अपने कार्यकर्ताओं को भेजो और माँ बाप को हौसला दिलाओ कि आपका बच्चा सुरक्षित वापस आएगा। ये नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। ये हम लोग 2-2 बार 3-3 बार घर में हादस कर रहे हैं। मोदी जी ने पुतिन को फोन किया, अपने ज़ेलेंस्की को फोन किया, युद्ध रुकवाया और भारत के बच्चों को सेफ निकाल करके 114 फ्लाइट में उनको भारत को सुरक्षित पहुंचाया। और तो और दूसरे देश के भी बच्चे भारत का तिरंगा लेकर के वो भी तर गए, वो भी आ गए, उन्होंने भी सुरक्षित पहुंचने का। तो ये हमको समझना होगा कि आज किस तरीके से देश चल रहा है और किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। 25 लाख करोड़ रुपए लोगों के बैंक के खाते में मोदी जी ने पहुंचा दिया। एक समय में प्रधानमंत्री बोलता था कि हम 1 रुपए भेजते हैं तो 85 पैसा पता नहीं किस हाथ में फंस जाता है। और एक तरफ शिमला में आकर 31 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी एक बटन दबाते हैं और 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ 75 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंचा देते हैं। ये भारत का। ये सारी बातें आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि मोदी जी ने जिस तरीके से देश को मजबूती दी और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश को प्यार दिया, उसको संभाल के रखना ये हमारा काम है और यही 12 तारीख का नतीजा बताएगा। इसको समझो, वारला पारला ऊंचा नीचा नहीं। मैं हिमाचल प्रदेश की बात करना चाहता हूं, यहां आया। आप बताइए क्या बोलते थे सब लोग? कुछ नहीं होना था, कुछ नहीं होना, कोई नहीं देख रहा जी, कोई नहीं देख रहा। आप बोलते थे कि नहीं बोलते। और मैं जब आया था तो 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ये अलीगढ़ पुल का शिलान्यास किया था 71 में, वो भी आंदोलन के बाद। और उसके पौवे 94 में जब मैं एमएलए था तब तक उसके पौवे नहीं निकले थे। 71 का शिलान्यास, 93 वहां से ये यात्रा विकास की शुरू। 98 में ये पुल बना करके दिया। ये पतली सी पगडंडी होती थी, आजकल आपको इस रोड को क्रॉस करना मुश्किल हो रहा है। इतनी बड़ी हैवी ट्रैफिक हो गई। कैसे शहर बस गया, कोई आता नहीं था। आज ये शहर बस गया, कैसे बस गया?
ये इसलिए बसा क्योंकि विकास के बात को ध्यान में रख करके काम शुरू हुआ, तब जाकर किया गया। और विकास की बातें मैं कहां तक बताऊं। ये बंगला का हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, देखो मैं डबल इंजन की सरकार से मिलाना चाहता हूं। डबल इंजन का अर्थ क्या होता है, और मैं इसीलिए बोलता हूं, कभी छोटी बात में मत आना मित्रों। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, राजनीति में अर्जुन की आंख की तरह मछली की आंख पर नजर होनी चाहिए, और वो कमल का फूल है, उसी को दबाना, वही हमारा काम है। मैं आपके सामने बताता हूं, धूमल जी हमारे मुख्यमंत्री थे, मैं उनका मंत्री था। मैंने धूमल जी से कहा, धूमल जी बिलासपुर में कोई कॉलेज नहीं आया, आप सब जगह कॉलेज दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, बिलासपुर करेंगे। उन्होंने बोले क्या चाहिए, मैंने कहा कुछ भी। बोले कल तक तुम भी सोच के बताओ। मैंने उनको बताया कि एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, ओल्ड डैम बन रहा है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जा सकता है, देश का एक बात। उन्होंने कहा डन। अफसरों को बुलाया, मैंने उनको कॉन्सेप्ट भी बताया, सारे कॉन्सेप्ट रखे गए और एक एमओयू साइन हुआ। इसके बीच में एनटीपीसी, एनएचपीसी और हिमाचल की सरकार हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के। बोले जगह कहां दोगे, मैंने कहा बंगला में बहुत जगह है, सरकारी जमीन है, अलग से खुलेगा, खुला खुलेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, हो गया, एमओयू साइन हो गया। 2012 में हमारी सरकार चली, मैं दिल्ली चला गया और हमारी सरकार यहां चली। 2012 से 2017 तक, जिसमें मैं 2014 में राज्यसभा का मेंबर पार्लियामेंट में गया, मैंने वहां भी लोगों से बातचीत की। वीरप्पा मोइली होते थे पावर मिनिस्टर उस समय, और उनसे मैंने कहा ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो, ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो। और वीरप्पा मोइली ने मुझे कहा आई वांट टू ओपन इट, मैं खोलना चाहता हूं, बट योर वीरभद्र डज नॉट वांट, आपके वीरभद्र नहीं चाहते, व्हाट कैन आई डू, टॉक टू हिम। मैंने कहा नीदर वीरभद्र विल बी देयर नॉट यू विल बी देयर, बट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज विल कम, यू रिमेंबर। और बाली साहब टेक्निकल मिनिस्टर बन गए, यहां से उठा करके नगरोटा ले गए, क्लासें वहां शुरू कर दी। मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? देखो, जब हम कमजोर होते हैं तो कोई भी हमारा गिरबान में हाथ डाल सकता है। याद रखो, ये मैं बार बार लोगों को बोलता हूं। कई बार मेरे से लोग पूछते हैं मिंजो क्या मिले, मिंजो क्या मिले। मैं सबको बोलता हूं, ये जमीनों की कीमत ऐसी बढ़ रही है क्या? ये 2-2 मिनट में आप जगह पर पहुंच रही है, ऐसे हो रहा है क्या? ये सबके घरों में बाथरूम हो गया, बाथरूम में 24 घंटे पानी आ गया, ये ऐसी हो गया क्या? बावड़ियों की तरफ दौड़ते थे, 2-2 किलोमीटर जाकर के एक थैला पानी लाते थे तो गर्मी गुजरते थे, वो भी हमने किया। लेकिन हक को बचाने के लिए जब चुनाव का समय आए तो ध्यान रखो कि आपको किस चीज पर ध्यान रखना। ये बंगला, क्या ये सच्चाई नहीं है कि बंगला में रिश्ता नहीं देते थे लोग, पोखर का पानी पीते थे? आज वहां 60 लाख लीटर प्रतिदिन बंगला में पानी आता है। कोल डैम, कड़ाई डैम उसको बोलते थे, 40 साल से कोल डैम का काम नहीं चला, अटल जी आए तो उन्होंने चलाया और उसके बाद उसका काम शुरू हुआ। मैं अभी आपके सामने बता रहा था कि ये 2017 तक हमको कोल डैम नहीं, हमको हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिला। बाद में मैं मंत्री बना, प्रेम कुमार धूमल जी की, जयराम जी की सरकार आई और ऊपर मोदी जी की सरकार आई, तो फिर से दिल्ली में बैठ के एमओयू दिया गया और फिर पैसे दिए गए और फिर 1.5-2 सालों के अंदर ये बंगला का ताज बनकर के खड़ा हुआ। आज हाईवे आज ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, आज वो बिलासपुर को हिमाचल के नक्शे पर ही नहीं, पंजाब जम्मू तक का नक्शे पर स्वास्थ्य की दृष्टि से खड़ा कर रहा है। अब पीजीआई नहीं जाना पड़ेगा, अब हमारा इलाज यहीं पर होगा, उत्तम इलाज होगा। इस बात को ध्यान रखना। ये मुद्दे हैं, ये मंदिर, ये डूबे हुए मंदिर, कोई नहीं पूछा, आज इनको निकाला जा रहा है, निकाल करके इसको सजाया जाएगा, सतलज पर इसको आगे बढ़ाया जाएगा, सतलज पर इसको सजा करके टूरिस्ट स्पॉट बनेगा। 1400 करोड़ रुपीस खर्च होंगे, 1400 करोड़ रुपए, और इसमें से आमदनी होगी, आमदनी के लिए टूरिज्म स्पॉट बनेगा। इस तरीके की बातों को आगे बढ़ाया। मैं
2 दिनों के अंदर ये भजवाड़ी पुल का 103 करोड़ रुपए का सैंक्शन लेकर के आया। ये है सरकार, एक 2 दिनों के अंदर सैंक्शन है। ये लक्ष्मी और सत्ता और ये दुर्गा ऐसे नहीं दिखाने वालों में भी दम चाहिए। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप 12 तारीख के दम को समझिए। मैं आपके वोट की बात नहीं कर रहा हूं, आपका वोट तो आएगा ही, धूप में बैठ के आप मुझे सुन रहे, आप पार्टी को आगे बढ़ाना ही चाहते, लेकिन गांव में कोई भी व्यक्ति न रह जाए जो कमर पर मोहर न लगाए, इस यज्ञ में अपनी आहुति न दे। इस बात का इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, गांव के लोगों को समझाइए, सब लोगों को बताइए। और ये हमारी परीक्षा है जिसको हमको समझना पड़ेगा। ये 4 लेन जाकर के उधर खड़े होकर के देखिए, स्विट्जरलैंड की तस्वीर आप फोटो खींच करके लिख दो ब्यूटीफुल स्विट्जरलैंड, कोई नहीं समझेगा कि ये बिलासपुर की तस्वीर है। ऐसी इस तरीके से दिखने वाली तस्वीर। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा कीजिए, लेकिन स्विट्जरलैंड जैसा दिखने की तस्वीर 30 मिनट के अंदर आप गड़ा मोड़ा हो। कभी सोचा था कि इस तरीके से हम चलेंगे? नॉन स्टॉप एकदम फिसलती हुई गाड़ी जा रही है, इस तरीके की सड़कें बनी है। और ये फरवरी में उन्होंने कहा था कि कर देंगे पूरा टनल, हमने कहा जनवरी तक कर दो और इसको हम उद्घाटन प्रधानमंत्री से कराएंगे। इस बात को तो हमारा प्रयास है कि हम किस तरीके से विकास को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करें। ये मेडिकल का अपना हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर यहाँ दिया, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर यहाँ पर दिया। आगे विकास के लिए अभी जयराम जी आए थे, लगभग वो 26 करोड़ रुपए के नहीं 66 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन करके गए। मैं लगभग 150 करोड़ रुपए का 210 करोड़ का के उद्घाटन, ये आंकड़े भी नहीं याद रहते, 210 करोड़ का शिलान्यास और उद्घाटन करके गया हूं। मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि हमको समझना पड़ेगा कि सरकार किस लिए होती है और सरकार के लिए किसको समर्थन देना, किसको समर्थन नहीं देना। ये डिफेंस के लिए आप बताइए, ये अटल टनल महत्वपूर्ण था कि नहीं था? 2003 में अटल जी इसका शिलान्यास, 2002 में अटल जी इसका शिलान्यास करते गए। सोनिया गांधी जी की 10 साल यूपीए की सरकार है, 1300 मीटर बनी। और जब बीजेपी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आई तो 3 साल के अंदर 10 किलोमीटर का टनल खोद करके और अटल टनल के नाम से वह विकास की एक नई कहानी लिख दी और लाहौल स्पीति ने लद्दाख सीधा जोड़ दिया। मैं चाहूंगा कि आप कभी इसको जाके देखें। इस टनल को डबल है, ऊपर रोड है, टनल है और नीचे से इमरजेंसी एग्जिट भी है। हर तरीके से इसको मोस्ट मॉडर्न टनल बनाया गया डिफेंस के पर्पज से। इतना फर्क, इतनी सारी चीजें हुई हैं। इसलिए मित्रों, यहाँ की भी अगर मैं बात करूं विकास की दृष्टि से, जयराम ठाकुर जी ने 5 साल के अंदर 6000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाई है। 6000 किलोमीटर कोई छोटी घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना। गांव गांव को सड़क से जोड़ा है। यहाँ अगर कोई सड़क रह गई होगी तो झगड़े के कारण रही होगी, अदरवाइज कोई भी गांव नहीं रहा जहां सड़क नहीं पहुंची है। उसका प्रयास हुआ है। तो ये सारे विकास की कहानी आपके सामने मैं बता रहा हूं। और अभी इन्होंने एक बात का जिक्र किया, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अपनी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब कोई व्यक्ति सत्ता पर बैठ जाता है और कानून का भक्षण शुरू हो जाता है तो याद रखिएगा, समाज असुरक्षित हो जाता है। ये ध्यान रखिए। अगर नड्डा एमएलए बनता है और नियम कानून को ताक पर रख करके भक्षण करता है तो जनता असुरक्षित है, और अगर नियम कानून को संभाल करके रखता है, उसकी रक्षा करता है, तो जनता सुरक्षित होगी। इस बात पर मैं इससे ज्यादा किसी को प्रति इंगित नहीं करूंगा, लेकिन मैंने वो राज भी देखे, वो भी हमने समय देखा है। कानून की सरेआम धज्जियां उड़ती रही और लोग देखते रहे, लाचार होकर के देखते रहे। पुलिस वालों ने एक्शन नहीं लिया, दंड बनाते रहे। क्या ऐसा राज चाहते हैं आप यहाँ पर? ऐसा चाहते हैं क्या? क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे खराब हो? क्या चाहते हैं कि आगे की भविष्य की पीढ़ियां नुकसान में पड़े? अगर नहीं चाहते हैं तो 12 तारीख को हक अदा करना पड़ेगा। उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा।
इसलिए मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। कड़ी धूप हुई है, आपको बैठ करके और वो भी सूरज की तरफ देख करके आपको मुझे देखना पड़ रहा है। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उधर बैठने वालों में से, इसलिए आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन एक निवेदन करने आया हूं। यह हिमाचल के प्रतिष्ठा का सवाल है, यह हिमाचल के विकास का सवाल है, ये किसी व्यक्ति का सवाल नहीं। ये मोदी जी ने जो आशीर्वाद दिया है, जिसको धरती पर उतारा जा रहा है, उसको पूरा करने का समय है। अगर अटल टनल 10 साल के लिए रुक जाती है तो देश का नुकसान होता है, प्रदेश का नुकसान। अगर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज 5 साल तक रुक जाता है तो देश का नुकसान होता है। अगर कोल डैम का पानी पूरे 5 साल तक रुक जाता है तो बिलासपुर का नुकसान होता है। इसको हमको समझना होगा और अपने नुकसान से हमको बचना है, हमको आगे बढ़ना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। त्रिलोक जम्वाल जी को आप समर्थन दें। मैं त्रिलोक जी के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन त्रिलोक जी एक बहुत ही कर्मठ पार्टी के कार्यकर्ता है। कर्मठ, जो काम इनको दिया इन्होंने ईमानदारी से किया, जो काम और जहां जहां भेजा इन्होंने ईमानदारी से किया। और आप जानते हैं मेरे बारे में, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, मैं कभी गुटबाजी नहीं करता, मैं कभी पराया अपना नहीं करता। जो उचित होता है वही करता हूं, इसको आपको ध्यान रखना। इसलिए इनको प्रत्याशी के रूप में लाया हूं। कुछ लोग कहते हैं कि देखा नहीं, तो आपने मुझे भी नहीं देखा था, लेकिन आपने मुझे परखा, जांचा। आज आपको मेरे कहने पर इनको आप समर्थन दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पूरे का पूरा सोना निकलेगा, इसको आप समझ लीजिए। 24 कैरेट सोना निकलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए इनको आप समर्थन दीजिए। और मैं फिर कहता हूं, व्यक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण पार्टी है, और पार्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण देश है। आज मैं वोट आपको न व्यक्ति के लिए मांग रहा हूं, न पार्टी के लिए मांग रहा हूं, मैं प्रदेश के लिए मांग रहा हूं, न देश के लिए। और इसीलिए मैं कहना नहीं चाहता, बहुत सी बातें कह सकता हूं। मेरे से पत्रकारों ने पूछा, ये कांग्रेस पार्टी, इनका हाल देखो, भारत जोड़ो में निकले, पार्टी जोड़नी नहीं, भारत जोड़ो में चले। अच्छी बात है। क्यों? राहुल गांधी, यही राहुल गांधी है ना। जब जेएनयू में नारे लगे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये अफजल कौन था? पार्लियामेंट में अटैक करने का मास्टर। और कातिल कौन हो गया? सुप्रीम कोर्ट का जज, भारत का राष्ट्रपति उस समय का प्रणब मुखर्जी, ये कातिल हो गए। और आप जेएनयू में जाकर के इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आप खड़े हो गए, और वहां नारे क्या लगे? भारत तेरे होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उसके साथ तुम खड़े हो गए और अब भारत जोड़ो यात्रा पर चले हो। ये तुम्हारी जोड़ने की यात्रा, और ऐसे तेरे स्वतंत्रता सेनानी, ये आपकी फौज। इस तरीके के लोग प्रत्याशी बनकर के आएंगे। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है? कोई भी विकास का विषय उठाएंगे, उसके पीछे आपको कमल का निशान दिखेगा, भारतीय जनता पार्टी के। इसलिए मित्रों, मैं फिर कहूंगा, त्रिलोक जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, इनको जिताइए, लेकिन वोट कमल के फूल पर देश के लिए, प्रदेश के लिए आप दीजिए। यही आपसे मेरा निवेदन है, और सभी गांवों में सबको बताएं, यही आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत